Hello everyone, welcome back to Youth Ideal Academy. In this video, we will continue our class 11th foundation बैच जिसके अंदर हम बोर्ड, नीट एंड जेई एडवांस जैसे एग्जाम को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसके अंदर हम लोगों ने पहला वीडियो ऑलरेडी कवर हो चुका है, जिसके अंदर हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसको हमने 5 पार्टों में तोड़ के कवर करने का डिसाइड किया था। जिसके अंदर पहला पार्ट क्या था, फिजिकल क्वांटिटी, एंड नेक्स्ट यूनिट था। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी हमने फर्स्ट वीडियो में कवर अच्छे से किया है, आई होप अच्छे से कवर किया हुआ। नेक्स्ट आवर पार्ट इज द यूनिट्स। अगर आपने पहला वीडियो अच्छे से कवर किया है, देखा हुआ है, तो ये वीडियो बहुत ही आसान है, क्योंकि जिस तरीके से हमने फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया था उसी तरीके से हम लोग यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं अपन लोग। तो पहले देखते हैं यूनिट्स। एक्चुअली यूनिट देखने से पहले देखोगे आप मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट देखिए, जब आप मार्केट में जाते हो कुछ क्वांटिटी परचेज करने के लिए, जैसे कि आलू परचेज करने गए, ठीक है, मंडी पे गए, आलू परचेज करने गए, आपने बोला कि 1 kg आलू दे दीजिए। तो जो शॉपकीपर है जो आलू बेच रहा है वो क्या करेगा, तराजू लेगा, वो वन साइड में 1 kg का बांट रखेगा एंड अदर साइड में आलू की क्वांटिटी को इंक्रीज करता जाएगा। जब वो दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो वो उठा के आपको दे देगा कि ये 1 kg हो गया, ले जाइए। ठीक है, एक्चुअल में वो कर क्या रहा है, आप तो बोल रहे हो कि वो माप कर रहा है, मेजरमेंट कर रहा है। ठीक है, एक्चुअल में वो कर रहा है कंपेरिजन, वो 1 kg से और आलू की क्वांटिटी की कंपेरिजन। ठीक है, तो जो मेजरमेंट होता है एक प्रोसेस है। मेजरमेंट इज द प्रोसेस टू कंपेरिजन ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद ए स्टैंडर्ड रेफरेंस। स्टैंडर्ड रेफरेंस मींस 1 kg का जो बांट है स्टैंडर्ड रेफरेंस है। वो ऐसा नहीं है कि उसी के पास है, वो आप, हाँ, आपके पास भी 1 kg होगा तो वही 1 kg वैलिड होगा जो उसके पास है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेजरमेंट को डिफाइन करोगे। मेजरमेंट measurement is a process to comparison of a given physical quantity with a standard reference. Standard reference is known as the which is known as unit. जो स्टैंडर्ड रेफरेंस है, स्टैंडर्ड रेफरेंस को क्या बोले, यूनिट। कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके यूनिट से एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होगा जिसको हम यूनिट बोल रहे हैं, उसकी कंपैरिजन करने को ही मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको जैसे कि यहीं से आप डिफाइन कर सकते हो यूनिट। व्हाट इज द यूनिट? यूनिट क्या होता है, यही से बोल सकते हो स्टैंडर्ड रेफरेंस। स्टैंडर्ड reference which is used to measurement। एक स्टैंडर्ड रेफरेंस जिसका यूज हम मेजरमेंट के लिए करते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, जैसे ये यूनिट होते हैं उसमें कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस होते, स्टैंडर्ड रेफरेंस इसलिए बोला गया है कि उसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो उनको सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी आप 1 kg का जो स्टैंडर्ड यूनिट ले रहे हो वो वैलिड होगा। ऐसा नहीं है कि जो आपने बोला कि 1 kg, वो शॉपकीपर से बोला उसने 1 kg का वाट रखा और तोड़ दिया, ऐसा नहीं कि वो पत्थर भी रखने लगा दे और तोड़ के रख दे, आप बोलने लगोगे वो 1 kg तो नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता होगा 1 kg, इसलिए मैं स्टैंडर्ड रेफरेंस बोल रहा हूँ, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होंगी। तो वो प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। जनरली क्लास 9th का ये टॉपिक है, मैं थोड़ा सा फिर भी 2-4 पॉइंट बता देता हूँ। सम प्रॉपर्टी
ऑफ यूनिट। यूनिट के अंदर क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? ओके, पहला, इट शुड इंटरनेशनल इंटरनेशनली कैसा हो? एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इसका मतलब ये है, जब आपने बिना किसी जवाब के, बिना किसी क्वेश्चन के आपने आलू उठाए और घर पर चले आए, क्योंकि आपको पता है कि वो इंटरनेशनली एक्सेप्ट, क्योंकि आपने वो एक्सेप्ट कर लिया है 1 kg का बाट, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं करते तो आप बोलते नहीं ये बाट ये गलत है। अगर वो बाट नहीं होता पत्थर से तोड़ने लगता, होता नहीं ये भाई गलत है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। इसी तरीके से इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, यानी कि वर्ल्ड में कहीं भी ले जाओ वो एक्सेप्टेबल हो जाए। आपने एक्सेप्ट किया, इंडिया से बाहर भी जाओगे वहां भी एक्सेप्ट होना चाहिए, लोग उसको एक्सेप्ट करने चाहिए, मानना चाहिए कि वो 1 kg है, उस पर क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, पहला। सेकंड होगा आपका, इट शुड बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड, देखिए एक यूनाइटेड स्टेट की फिजिकल साइंस लैब है, ठीक है, जो कि एक्चुअल में नॉन रेगुलेटरी एजेंसी है। उसने जो फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे इनकी यूनिट मीटर होती है, तो 1 मीटर को एक डेफिनेशन दिया है, इसी तरीके से 1 kg को भी एक डेफिनेशन दिया है। तो जिस तरीके से उसने डिफाइन किया गया है 1 kg को, 1 मीटर को, 1 सेकेंड को, 1 डिग्री सेल्सियस को, 1 एम्पियर को, तो जो डेफिनेशन उसने दिया है, किसने, एक जिसको यूनाइटेड स्टेट की फिजिकल साइंस लेबोरेटरी, इसको निस्ट के नाम से जानते हैं। जैसे कि निस्ट होता है वो NIST, इंटरनेशनली इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। इसने जो यूनिट दिए हैं उनको सबको एक एक्चुअल एक डिफाइन किया गया है, तो उन डेफिनेशन को ये क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। थर्ड, इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम एंड प्लेस, ठीक है। ये टाइम और प्लेस के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देखिए हम यूपी से बिलोंग करते हैं, अभी यहाँ पर आसाम में है, तो जरूरत है हम यूपी से 1 kg का बाट यहाँ पर ले आए तो वैलिड ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आसाम में 1 kg है वो यूपी में भी है, वो दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, दोनों ही एक ही चीज है, ठीक है। तो स्थान के साथ बदलाव नहीं होना चाहिए, तभी तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होगा, क्लियर। और टाइम के साथ भी चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में कुछ है, शाम को कुछ अदर यूनिट हो गया, उसका 1 kg है, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चेंज नहीं होना चाहिए टाइम के साथ और प्लेस के साथ। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी इज द इट शुड नॉट affected with temperature and pressure यानी कि वो टेम्परेचर के और प्रेशर के साथ भी बदलाव नहीं होना चाहिए, उस पर टेम्परेचर का प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विंटर है तब कुछ और क्वांटिटी हो गई, लेकिन जब समर आया तो उसकी क्वांटिटी में बदलाव हो गया, चेंज हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से प्रेशर के हिसाब से उसमें अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। दीज आर मेन प्रॉपर्टी ऑफ द यूनिट, ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसीलिए उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेफरेंस है। अगर ये सारी प्रॉपर्टी है, कुछ और प्रॉपर्टी जैसे छोटी होनी चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से, ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट को वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है जिसको नाम दिया यूनिट, ठीक है। आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। वीडियो को पॉज करके आप नोट करते चलिएगा, मैं थोड़ा सा
ऐसे आपको नोट करने के लिए टाइम हुआ तो लेंथी वीडियो हो सकती है, इसलिए मैं कंटिन्यू करता रहता हूँ। ठीक है, आपको जब नोट करना है वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। यूनिट देखिए, जिस तरीके से मैंने बोला कि जैसे अभी स्टार्टिंग में वीडियो पे कि अगर आपने पहला वीडियो फिजिकल क्वांटिटी वाला कवर कर रखे हैं तो ये वाला वीडियो यूनिट वाला वीडियो बहुत इजी है आपके लिए। जिस तरीके से हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया था और समझे थे, सेम वे बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे और समझेंगे और सेम तरीके से क्लासीफाई भी हुआ है। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने फिजिकल क्वांटिटी को 3 पार्टों में क्लासीफाई किया था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव एंड सप्लीमेंट्री, सेम तरीके से हम 3 पार्टों में यूनिट को भी डिफाइन करेंगे। पहला होगा आपका फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, एंड नेक्स्ट होगा आपका डिराइव यूनिट, एंड थर्ड इज द सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई किया था उसी तरीके से हम लोग किसको डिफाइन क्लासिफाई कर रहे हैं, यूनिट को। ठीक है, अब जिस तरीके से हम लोगों ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को क्या किया था, डिफाइन किया था, उसी तरीके से आप लोग फंडामेंटल यूनिट को भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे किए थे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को, कि यूनिट विच आर टोटली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर एंड दे आर कैपेबल टू डिराइव एनी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द वर्ल्ड की किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करने में कैपेबल हो। सिमिलरली हम लोग इसी तरीके से फंडामेंटल यूनिट को भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कि यूनिट विच आर टोटली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर एंड दे आर कैपेबल टू डिराइव एनी यूनिट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तरीका और है, और आसान तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको पिछले वीडियो बिल्कुल क्लियर है तो ये डेफिनेशन ना करके हम सीधे सीधे शब्दों में बोल सकते हैं कि जो फंडामेंटल यूनिट होगी, वो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होंगी वही को क्या बोलोगे, फंडामेंटल यूनिट। ऐसे भी सिंपल समझ सकते हो कि यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर द फंडामेंटल यूनिट। सिंपल तरीके से यूनिट ऑफ डिराइव फिजिकल क्वांटिटी आर द डिराइव्ड यूनिट्स। सिंपल तरीके से ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, तो हम लोग जो डिफिकल्ट बनाने की कोशिश न करके आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें, उसी तरीके से बोल रहे। मैं पहले डिस्कस करूंगा फंडामेंटल यूनिट के बारे में। ठीक है, यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर फंडामेंटल यूनिट्स मींस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को ही क्या बोलेंगे हम, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, हम लोग टेबल बनाएंगे। मैं अभी फंडामेंटल यूनिट की बात कर रहा हूँ, उसके बाद डिराइव यूनिट की बात करूंगा। इसको कवर करने के बाद तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ फंडामेंटल, जिसके अंदर एक कॉलम में रखूंगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, नेक्स्ट फंडामेंटल यूनिट एंड नेक्स्ट सेम वर्ड। ठीक है, ओके। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। पहली क्या, लेंथ, नेक्स्ट क्या थी, मास, थर्ड टाइम, 4 टेम्परेचर,
5 is the current and 6 is the luminous intensity ठीक है and 7 last is the amount of substance लेंथ दीज आर द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इनकी यूनिट को ही हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट तो लेंथ है लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इसकी यूनिट क्या होती है मीटर जिसको रिप्रेजेंट स्मॉल एल से करोगे ठीक है मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम जिसको आप केजी से रिप्रेजेंट करोगे टाइम की क्या होती है सेकंड जिसको आप स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करोगे नेक्स्ट होता है आपका टेम्परेचर टेम्परेचर की केल्विन जिसको आप के से रिप्रेजेंट करोगे एंड नेक्स्ट इज द करंट एम्पियर करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर जिसको आप कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करोगे नेक्स्ट लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला कैंडेला जिसको आप सीडी से रिप्रेजेंट करोगे एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूनिट इज द मोल ठीक है ना मोल को आप रिप्रेजेंट करोगे MOL सिंबल ठीक है दीज आर द टेबल ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विद फंडामेंटल यूनिट्स एंड सिंबल आल्सो ठीक है ये टेबल आपको याद होनी चाहिए ठीक है और दीज आर द टोटली अबाउट द फंडामेंटल यूनिट उसके बाद हम ये वीडियो पॉज करके आप नोट कीजिए उसके बाद अब हम कंटिन्यू करते हैं डिराइव यूनिट के बारे में ठीक है ओके मैं चलता हूँ आगे इसको आपने नोट कर लिया होगा नेक्स्ट आवर यूनिट इज द डिराइव यूनिट नेक्स्ट क्या है डिराइव यूनिट सेकेंड यूनिट जिस तरीके से आपने फंडामेंटल यूनिट को डर किया उसी तरीके से आप सिंपल फॉर्म में डिराइव यूनिट को डिफाइन कर दीजिए कि यूनिट्स ऑफ डिराइव फिजिकल क्वांटिटी जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी थी उनकी यूनिट को ही हम डिराइव यूनिट्स बोलेंगे तो क्या बोलोगे यूनिट्स ऑफ डिराइव फिजिकल quantities are derived unit ठीक है derived unit थी उनकी यूनिट derived फिजिकल क्वांटिटी थी उनकी यूनिट को क्या बोलेंगे derived यूनिट्स एग्जांपल के लिए आप ले लो स्पीड ले लो स्पीड की यूनिट स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस का यूनिट डिस्टेंस इज द लेंथ तो लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर एंड टाइम इज सेकेंड टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड ठीक है तो स्पीड का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड जहां पे ये जो मीटर है इज द फंडामेंटल यूनिट अभी आपने टेबल में देखा मीटर क्या थी फंडामेंटल यूनिट एंड जो सेकंड थी सेकंड इज आल्सो फंडामेंटल यूनिट मींस जो स्पीड की यूनिट है दो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी हुई है यानी कि जो फिजिकल जिस तरीके से आप बोल सकते हो कि जो स्पीड की यूनिट है डिराइव की गई है बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स मींस जो मीटर पर सेकंड हो गया यूनिट ऑफ स्पीड दिस इज द डिराइव यूनिट ठीक है एक और एग्जांपल देख लो समझने के लिए क्या होता है एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम ठीक है डिवाइड बाय टाइम तो ये क्या होती है वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है अभी देखा आपने
स्पीड की वैल्यू उसकी सेम होती है, मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम की क्या होती है सेकंड, तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसे मीटर से और सेकंड से मिलकर बनी हुई है, मींस एक्सीलरेशन यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द डिराइव्ड यूनिट। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि डिराइव्ड यूनिट और फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में। ठीक है, आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट इज द सप्लीमेंट्री यूनिट थर्ड। Units of supplementary quantity are called supplementary यूनिट। यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी थी जो आपने दो पढ़ी थी, प्लेन एंगल है सॉलिड एंगल, उनकी जो यूनिट होंगी उनको क्या कहेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट। जैसे कि यहाँ देखो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और यहाँ लिखो आप सप्लीमेंट्री यूनिट, बना रहा हूँ यूनिट यहाँ पर सिंबल। आपने दो पढ़ी थी, क्या होता है पहला क्या होता है आपका प्लेन एंगल एंड सेकंड थी आपकी सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है रेडियन। ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय RAD। ठीक है, उसके बाद आप देखो सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन, जिसका सिंबल होता है SR। ठीक, these are the supplementary unit and supplementary quantity। तो जब हम लोगों ने सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में बात की थी, क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दीज आर टू सप्लीमेंट्री यूनिट सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तभी हमने बोला था कि जब मैं इनकी यूनिट्स के बारे में बात करूंगा, यूनिट के बारे में डिस्कस करूंगा, तभी मैं डिस्क्राइब करूंगा व्हाट इज द प्लेन एंगल, व्हाट इज द सॉलिड एंगल एंड आल्सो व्हाट इज द रेडियन एंड व्हाट इज द स्टेरेडियन। इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो वो टाइम आ चुका है, तो आज की वीडियो में इतना ही कवर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग यही टॉपिक कवर करेंगे, प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है और रेडियन स्टेरेडियन क्या होता है, यही के बारे में डिस्कस करेंगे। और नीट में और जेईई मेंस में और एडवांस में कहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से पूछता है, वो भी कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।